जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग लेसन 2 जो हमारा है स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी, शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हमारा सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत जो लेसन है दूसरा, स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। और इससे पहले जो हमारा पहला लेसन था उसके बारे में हम लोगों ने 2 वीडियो बनाकर बात कर ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहले की बात इस लेसन में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से लेसन को समझेंगे। ठीक, तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व मिशनरियों के शैक्षिक प्रयासों का परिचय दीजिए। ठीक, मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पहले जो मिशनरियाँ थीं उनके शैक्षिक प्रयासों का परिचय देना है या उन्होंने शिक्षा के संबंध में क्या क्या किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संस्था थी, आप सबको पता है, जो भारत में धन कमाने आई थी, ना कि शासन के लिए। क्योंकि भाई शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी तो केवल व्यापार करने के लिए आई थी, व्यापार करने आई थी, धन कमाने आई थी, शासन करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन बाद में वो शासन भी करने लगी। परिस्थितिवश ही वह भारत की शासक बन गई। अतः उसका कार्य उस समाज को शिक्षित करना नहीं था जिसके सर्वस्व हरण करने का उद्देश्य लेकर वह भारत आई थी। परंतु भारतीय जनता अंग्रेजों की भाषा नहीं समझती थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो अंग्रेज हैं या अंग्रेज़ थे उस समय के, वो अंग्रेजी बोलते थे। और अंग्रेजी और यहाँ की हिंदी थी, ठीक, वो नहीं समझते थे। और भी लैंग्वेज थी भारत में, सब लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते थे। तो अंग्रेज भारतीयों की भाषा नहीं समझते थे, जिससे कंपनी को अपना कार्य चलाना अत्यंत कठिन लगता था। कंपनी के कर्मचारी यह अनुभव करते थे कि जो स्थानीय निवासियों के साथ मुक्त व प्रत्यक्ष संपर्क तथा बातचीत करना अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। अब भाई अंग्रेज यहाँ आएंगे, जब भाषा ही नहीं समझेंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा। क्योंकि अंग्रेज अपनी भाषा को श्रेष्ठ व भारतीय भाषाओं को निकृष्ट समझते थे, इसलिए वे भारतीय भाषा नहीं सीखना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान करना ही उन्हें संभव, सरल तथा प्रभावशाली उपाय प्रतीत हुआ। अपने स्वार्थ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रसार में ईसाई मिशनरियों की सहायता ली थी तथा साथ ही ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार करने के लिए भी शिक्षा का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की, जो कि भारत में शिक्षा के आधुनिक रूप का श्री गणेश था। परंतु कुछ परोपकारी लोगों के प्रयासों के अतिरिक्त आधिकारिक रूप से कोई भी सार्थक प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जन सामान्य की शिक्षा के प्रति लगभग उदासीन रही। अब मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास। ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उस समय भारत में कौन कौन थे? उसमें भारत में भाई डच, डेन, फ्रांसीसी, है ना, डच, डेन, फ्रांसीसी व ब्रिटिश मिशनरियाँ कार्यरत थी। इन्होंने चिंसुए, विकलियहम, तंजौर के बाद श्रीरामपुर, त्रिचिरापल्ली, ठीक, और फोर्ट सेंट डेविड में प्राथमिक विद्यालय खोले। फ्रांसीसियों ने माही, यनाम, कालीकट, पांडिचेरी तथा चंद्रनगर में विद्यालय खोले। पुर्तगालियों ने गोवा, दमनदीव, बेसिन, कोचीन व तथा हुगली में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। ब्रिटिश मिशनरियों ने मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में अनेक स्कूलों की स्थापना की। मिशनरियों ने सन 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इसी प्रकार एक फ्री स्कूल सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी के द्वारा खोला गया। इन विद्यालयों में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और सन 1714 में केरे ने
दीनाजपुर में एक स्कूल खोला और 1810 में मार्समैन की मदद से सिख मिशनरियों ने कलकत्ता में एक जनहितकारी संस्था के नाम से निर्धन ईसाई बालकों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। इस प्रकार 1817 तक बैप्टिस्ट मिशन के लोगों ने कलकत्ता के आसपास लगभग 15 स्कूल खोले, परंतु 1808 में कंपनी के संचालकों ने अपनी धार्मिक तटस्थता की नीति की पुनः घोषणा की। कंपनी की इस नीति की भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर निंदा की गई और कहा गया कि कंपनी ईसा मसीह के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, अतः वह भारतीयों की शिक्षा की अवहेलना कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि 1813 में कंपनी के आज्ञापत्र में कंपनी का प्रमुख दायित्व भारतीयों में शिक्षा का प्रसार घोषित कर दिया गया। तो ये इसका उत्तर था। इसमें शॉर्ट में आप पढ़ के लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा और इतना आपको पेपर में एज इट इज़ इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं बताइए। तो मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं और जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनको तो आपको ज़रूर याद करना है। मिशनरियों द्वारा स्थापित विद्यालय अनेक बातों में तत्कालीन देसी विद्यालयों से पृथक थे। इनके द्वारा भारतवर्ष में नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। उनमें पाई जाने वाली प्रमुख विशेषता जैसे कक्षा कक्ष प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था, उसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। अगला है बालकों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। बालकों को योग्यता के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में विभाजित किया जाता था। विद्यालय का समय निश्चित होता था और शिक्षण कार्य समय सारणी के अनुसार चलता था। अगला पॉइंट है कि इन या विद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे जो विभिन्न कक्षाओं में पृथक पृथक पाठ्य विषय पढ़ाते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इन स्कूलों में परीक्षाएं होती थी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थी को कक्षा में उन्नति दी जाती थी। अध्यापन अपने विषय के ज्ञाता और प्रशिक्षित होते थे। जो अध्यापक होते थे वो अपने विषय के ज्ञाता और प्रशिक्षित होते थे। किसमें? अपने विषय में। समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। और लास्ट पॉइंट है रविवार को विद्यालयों में अवकाश रहता था जैसे आज होता है। तो ये विशेषताएं हैं किसकी? मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास या शैक्षिक प्रयास बताइए। तो चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक कर्मचारी था जो भारत में अनेक वर्षों से कार्य करने के बाद भारत में अनेक वर्षों का मतलब कि भाई भारत में वो कई वर्षों तक कार्य किया। उसके बाद अवकाश प्राप्त करके इंग्लैंड वापस चला गया था। उसने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है तथा उसके निवारण के लिए 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की, जिसमें से पहली क्या है कि भारत में विद्यालयों की स्थापना करना। सेकंड है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। थर्ड अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। फोर्थ ईसाई धर्म का प्रचार करना। और लास्ट क्या है कि पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। तो ये इनकी 5 सूत्रीय योजना जो चार्ल्स ग्रांट ने प्रस्तुत की थी वो है। उपरोक्त में से शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। उसकी धारणा थी इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। इसलिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स को। चार्ल्स के विचारों से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद 1813 के कंपनी के आज्ञापत्र में धारा जुड़वाई, जिसके फलस्वरूप मिशनरियों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार हो गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स ने साहित्य के पुनरुद्धार व सुधार, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन व भारत में विज्ञान के प्रसार संवर्धन हेतु अलग से धनराशि की व्यवस्था की और ये लगभग 1 लाख रुपए थी। ठीक, 1 लाख रुपए जो होगी वो भारतीयों की शिक्षा पर हर साल खर्च होगी। 1813 का जो एक्ट था उसके अनुसार। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयासों का परिचय दीजिए। अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शैक्षिक प्रयास हुए उनका परिचय हमें देना है शॉर्ट में।
तो अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थायी बनाने के लिए कंपनी का ध्यान भारतीयों की शिक्षा के प्रति आकर्षित हुआ। इस कार्य के लिए मिशनरियों को कंपनी ने शिक्षा संस्थाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी राजकीय व व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्यालयों की स्थापना की। अपने कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अनेक धर्मार्थ विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में बच्चों को लिखने पढ़ने, गणित, ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। सन 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा सन 1791 में जोनायन डंकन के प्रयासों से, मतलब कि 1791 में जो कलकत्ता में मदरसा खुला वो वॉरेन हेस्टिंग के प्रयासों से, और नहीं ठीक, हाँ ठीक है, 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा, ये इतना अलग है। फिर सन 1791 में जोनायन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज तथा 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो सन और किसने किस कॉलेज की स्थापना की है ये आप ध्यान में रखिए। कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। इसी प्रकार बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं का इतिहास तथा हिंदू व मुस्लिम कानूनों की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। सन 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और इस कॉलेज को खोलने का मुख्य उद्देश्य दक्षिण के ब्राह्मणों को संतुष्ट करना था। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है। समझेंगे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है। सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया। अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा है। 1813 में ये था कि जो ईसाई मिशनरियों को ना भाई धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल चुकी थी और इसी के तहत ये प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए जो है वो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च होंगे और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा या किस प्रकार खर्च किया जाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यह विवाद 20 वर्षों तक, लगभग 1813 से 33 तक चलता रहा और यह विवाद कुछ विषयों पर था। देखते हैं, जैसे कि विवाद का विषय क्या है भाई, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए। इस विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख, पहले तो प्राच्य शिक्षावादी, पाश्चात्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राच्य शिक्षावादी के बारे में। भाई ये क्या है, तो इस वर्ग के लोगों का मानना था या कथन था कि भारतवासियों की प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। कंपनी के पुराने अधिकारी इसी विचारधारा के थे। हेस्टिंग्स और मिंटो इस नीति के अनुगामी थे। कलकत्ता मदरसा 1771 तथा बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 की स्थापना की, जो इसी नीति के अनुसार की गई थी। ठीक, मतलब प्राच्य शिक्षावादी कहते थे कि जो भारतवासी थे ना, उनको जो शिक्षा है वो भारतीय साहित्य की शिक्षा कैसे, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के माध्यम से दी जाए। वहीं और प्राच्यवादी विचारधारा के कुछ कारण भी देख लेते हैं इसी समय। तो पहला कारण ये है कि प्राच्यवादी नीति के समर्थक कंपनी के पुराने अधिकारी थे, जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना और उनके प्रशंसक बन गए। मुनरो ने ब्रिटिश संसद में कहा कि यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ के
आयात से महान लाभ उठा सकेगा। अगला है कि इन अधिकारियों को भय था कि भारतवासी शायद पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करें। भारत के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वो किसी प्रकार के विरोध का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये अनुभवी अधिकारी भारतवासियों की संकीर्णता, मतभेद और अंधविश्वासों को बनाए रखने में ही कंपनी शासन का सुरक्षित समझते थे। उन्हें भय था कि अंग्रेजी शिक्षा उन्हें जागरूक बना देगी। इसके बाद अगला है कि ये अधिकारी कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को सुरक्षित रखना चाहते थे। और लास्ट पॉइंट है कि ये रूढ़िवादी अधिकारी नहीं चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजी पढ़कर उनके समकक्ष बन जाएं। अब प्राच्यवादियों द्वारा अपने पक्ष में दिए गए कुछ तर्क हैं, वो भी समझते हैं। पहला है कि 1813 के आज्ञापत्र की शिक्षा धारा की व्याख्या करते हुए प्राच्यवादियों ने तर्क दिया कि साहित्य का अर्थ भारतीय, ठीक, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, साहित्य है। और विद्वान भारतवासियों से अभिप्राय प्राचीन भाषाओं और ज्ञान के ज्ञाताओं से है, और विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार प्राचीन भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। उसी स्थिति में भारतवासी उसे स्वीकार कर सकेंगे। अगला है भारतवासियों पर अंग्रेजी शिक्षा लादना अनुचित होगा, इससे भारतवासियों में विरोध की भावना का विकास होगा। अगला है भारत की प्राचीन भाषाओं में अगाध ज्ञान भरा हुआ है, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी उससे लाभान्वित हो सकती है। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन भाषाओं की सुरक्षा आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है कि आर्थिक दृष्टि से भी यह नीति लाभदायक है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षकों के पद पर नियुक्त करना होगा, उन्हें वेतन भी अधिक देना पड़ेगा। भारतवासी बहुत कम वेतन पर शिक्षण कार्य करने को तत्पर हैं। लास्ट तर्क क्या है कि भारतवासी कभी भी अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो प्राच्यवादियों द्वारा अपने पक्ष में दिए गए तर्क, उनको आप लोगों ने पढ़ा। और इससे पहले प्राच्यवादी विचारधारा के कारण, और उससे पहले प्राच्य शिक्षावादी क्या कहते थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक, जो 3 चीज़ें थी प्राच्य शिक्षावादी, तो उसके बारे में बात कर ली है। अब हम लोग पाश्चात्य शिक्षावादी के बारे में जानेंगे। इस वर्ग के लोग देश में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में थे। ठीक, प्राच्य वाले क्या चाहते थे कि भारतीयों की लैंग्वेज में शिक्षा दें, और ये जो पाश्चात्य शिक्षावादी हैं ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में थे। कंपनी के नव युवक अधिकारी ईसाई मिशनरी था चार्ल्स ग्रांट इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय भी इस विचारधारा के समर्थक थे। अब पाश्चात्यवादी विचारधारा के कारण ये भी पढ़ लेते हैं। तो पहला कारण है कि इस दल में कंपनी के युवा अधिकारी थे। वे ऐसे युग में जन्मे पले थे जब ब्रिटेन का प्रभुत्व तेजी से संसार भर में फैल चुका था, अतः उन्हें अपने देश की संस्कृति और भाषा पर अत्यधिक गर्व था। वे अन्य किसी भी संस्कृति और भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके विचार से भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति द्वारा ही संभव था। उन दिनों भारत में अंधविश्वासों का अत्यंत बोलबाला था। वे युवा अधिकारी पाश्चात्य विज्ञानों का ज्ञान देकर भारतीय अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य भी यही था। अगला पॉइंट है कि यह एक राजनैतिक चाल थी। पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग रूप से भारतीय हो, किंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों से अंग्रेज हो। इस प्रकार यह भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यंत्र था। फोर्थ पॉइंट है कि कंपनी के राज्य का पर्याप्त विचार हो गया था। उसके अनेक दफ्तरों में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में बाबुओं, जो क्लर्क होते थे, उनकी आवश्यकता थी। इतने व्यक्ति इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे, अतः अंग्रेजी पढ़े भारतीयों की आवश्यकता थी। तो इस कारण भाई उनको माना गया कि उनको शिक्षा किस में दी जाए, अंग्रेजी में दी जाए। तो ये प्राच्य और पाश्चात्य जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों ने समझा। अब इस लेसन के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ये अभी आप लोगों ने जितना पढ़ा, अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे हो जाएंगे। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा खोला गया। सेकंड, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से।
कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना का उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। नेक्स्ट है कि बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जैसे उसमें भाई मुस्लिमों को अंग्रेजी न्यायाधीशों के सलाहकार के रूप में तैयार करना, वैसे ही बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था कि मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से हुई? तो 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई थी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखिए माँ से माध्यमिक और माँ से मुदालियर, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इस कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग कहते हैं। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई। तो ये नीचे वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लास्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? तो कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। ठीक, जो उनके चार्टर एक्ट वगैरह आते थे तो 20 वर्षों के पश्चात, कितने वर्षों के बाद? 20 वर्षों के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। इस उद्देश्य के 1813 आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, इसे आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तो ये लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है प्रश्नों के माध्यम से, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। इसके बाद हम लोग अगले लेसन की बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मस्त से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक।